भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों के तेल का बिल दिखा दिया। एसबी सिन्हा ने सीबीआई को यह भी बताया कि 1 करोड़ तो नीतीश कुमार ने भी लिए हैं। पूरे कैंपेन में चलाया चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। लालू यादव के रेजिग्नेशन पड़ते ही बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में लड्डू बंटने लगे और बिहार की जो लौंडा डांस परफॉर्मेंस थी वो खुद ही ऑर्गेनाइज करा दी। सीबीआई ने जब ट्रक के नंबर की डिटेल चेक करी तो वो स्कूटर के नंबर निकले। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान के पीक का जो पानदान होता है वो तक उठवाए गए। इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में एलएलबी में एडमिशन करा दिया। इस घोटाले में किस नेता का कितना परसेंट कट था ये भी ऑफिशियली आउट हो चुका है, ये भी बताता हूं आपको। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से टूटसी अलाइनर के बारे में बात की थी, जो कि एक बहुत ही कमाल का टीथ अलाइनमेंट सॉल्यूशन है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके टीथ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है, क्रूक्ड हैं या उनके बीच में गैप्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं और बहुत ही कम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करने पे ध्यान देते हैं। इन टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से आपके गम्स और दांतों में खाना फंसता है, वो ठीक से क्लीन भी नहीं हो पाते, जिससे बैक्टीरिया कलेक्ट होता है। इसके अलावा ये जॉ पेन और दांतों में अर्ली वेयर एंड टियर का भी रिस्क बढ़ाते हैं। अगर आपके टीथ वेल अलाइंड है तो आपकी पर्सनैलिटी भी बेटर लगती है। तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करके इसको ट्रीट करें। टूटसी टीथ अलाइनर्स आपके क्रुक्ड दांतों के बीच के गैप्स को 6 से 12 महीने में फिक्स करने की गारंटी लेता है। ये अलाइनर्स इनविजिबल हैं, कंफर्टेबल टू वेयर है और इजीली रिमूवेबल है। अलाइनर्स बनवाने के लिए बस टूटसी की वेबसाइट से उनके सेंटर पे एक टीथ स्कैन बुक करें। स्कैन के कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड इनविजिबल अलाइनर्स तैयार। लाखों लोग ऑलरेडी टूटसी की मदद से परफेक्ट स्माइल पा चुके हैं, तो आप भी अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ईयर 1948 का टाइम था और बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया गांव था, जिसमें अपर और बैकवर्ड क्लास को मिला के टोटल 250 घर थे और ये वो टाइम था जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी पीक पे था। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो 250 घर थे, यहां भी डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केस आते थे और इन्हीं 250 घरों में से एक कच्चा घर था जहां अहिर यादव कम्युनिटी के कुंदन राय और मरचिया देवी रहते थे। ये गाय और भैंस पालते थे और दूध बेचते थे और इन्हीं के घर में 11 जून 1948 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। लालू इनके 8 बच्चों में से 6ठे नंबर पे थे। अब लालू जब बड़े हो रहे थे और करीब 6 साल के थे तो इनकी एक आदत थी कि ये साफ और नए कपड़े पहन के और कभी कभी बुक्स लेके भैंस चराने जाते थे। अब ये सारी चीजें देख के गांव के जो जमींदार थे वो लालू का मजाक उड़ाते थे और उनको एक नाम भी दिया था, गवार बैरिस्टर करके उनका मजाक उड़ाते थे। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां इनको मारते भी थे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो छोटा सा बच्चा है आगे चल के पूरी बिहार की भैंसों का चारा खाने वाला है और पूरे बिहार के जो जमींदार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनेगा। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो सेम टाइम पे क्या हुआ कि पटना के अंदर एक वेटरिनरी कॉलेज था जहां पे लालू के मामा यदुनंदन राय जो थे वो दूध सप्लाई करते थे और कॉलेज कैंपस में दूध देते देते इनकी जान पहचान हो गई थी। तो कैंपस के अंदर ही इन्होंने एक कमरे का जुगाड़ कर लिया था और वो इसी कॉलेज कैंपस में रहने लगे थे। अब इसके बाद ईयर 1954 में लालू के जो मामा थे यदुनंदन राय, ये लालू से मिलने इनके गांव आते हैं और इसी टाइम पे वो लालू को अपने साथ ले आते हैं पटना और इसी वेटरिनरी कॉलेज के पास एक स्कूल था मिलर हाई स्कूल नाम से, यहीं पे लालू का एडमिशन करा देते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद लालू जो थे वो उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, 3rd डिवीजन से पास हुए थे, लेकिन अपनी स्कूलिंग पूरी करके ईयर 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। अब ये जो कॉलेज था ये लालू की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो कॉलेज था ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। जेपी आंदोलन वाले जो जयप्रकाश नारायण थे, अभी के जो सीएम है नीतीश कुमार, सब के सब इसी कॉलेज से पढ़े। तो लालू ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन वो इस कैंपस में रहते नहीं थे। इसकी बजाय वो अपने मामा के साथ जो पटना वेटरिनरी कॉलेज था उसी में रहते थे। और सेम टाइम पे लालू के जो मामा थे उन्होंने लालू के 2 और भाई जो थे उनको भी बुला के वहां पे पियोन की जॉब दिलवा दी थी। तो ये सारे लोग वहीं पे ही रहते थे और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के लालू जब सीएम बनेंगे तो इसी छोटे से कमरे से अपनी पूरी सरकार चलाएंगे। अब लालू जब इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और पढ़ रहे थे तो इनके जो बोलने का स्टाइल था वो थोड़ा यूनिक था। तो कई ऐसे मौके थे जहां कॉलेज में डिबेट वगैरह होती थी तो लालू के बोलने के स्टाइल से ही भीड़ बहुत इकट्ठी होती थी। तो ये सारी चीजें देख के कॉलेज की सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह ये एक बैकवर्ड कास्ट का एक कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कॉलेज के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि लालू को अपनी सोशलिस्ट पार्टी के
स्टूडेंट विंग में ले लेते हैं। और अगले ही साल ईयर 1967 में लालू जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन PUSU की जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। इसके एक और बार ईयर 1970 में लालू जो है वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वहां पे हार जाते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद लालू यादव क्या करते हैं, इस कॉलेज से अपनी BA की डिग्री पूरी कर लेते हैं, बिहार पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो दौड़ होती है वहां पे उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद लालू यादव क्या करते हैं, उनके जो मामा थे जो पटना वेटरिनरी कॉलेज में थे, उनके पास जाते हैं और इनके मामा इसी कॉलेज में इनकी क्लर्क की जॉब दिलवा देते हैं। यहाँ पे लालू जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी डेस्क पे चाय और फाइल वगैरह पहुंचाते थे। और फिर इसके 3 साल बाद ईयर 1973 में एक सलार गांव था, वहां पे एक दूधिया यानी कि मिल्कमैन, उनकी एक 14 साल की बेटी थी राबड़ी देवी, उनसे शादी कर लेते हैं। और इसी ईयर के बाद से लालू यादव का जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट होने वाला था। होता क्या है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1973 में लालू यादव तो अपनी क्लर्क की जॉब में लगे हुए थे, लेकिन इनके पहले वाले कॉलेज यानी कि पटना कॉलेज जहां से इन्होंने BA किया था उसमें स्टूडेंट इलेक्शन होने थे। और कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग थी NSUI, उसके अगेंस्ट में सारे नॉन कांग्रेस स्टूडेंट विंग इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसी स्टूडेंट इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ ABVP के सुशील मोदी जो थे, उनको एक OBC कैंडिडेट की जरूरत थी और वो लालू से जाके मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी छोड़ो और तुम भी इस बार के जो कॉलेज के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे जाके खड़े हो जाओ। अब लालू जो थे वो तो BA कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ चुके थे, तो पटना कॉलेज में स्टूडेंट तो थे नहीं, तो इलेक्शन में कैसे खड़े हो सकते थे। तो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं लोग, पटना यूनिवर्सिटी जो थी उसी में LLB में लालू यादव का बैक डेट में एक फर्जी तरीके से एडमिशन करवा देते हैं। अब इसके बाद लालू यादव जो हैं वो इलेक्शन के लिए पूरी जान लगा देते हैं और ये स्टूडेंट इलेक्शन जो थे इसको जीत के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और फिर यहीं से ही अपनी वो क्लर्क की जो जॉब वगैरह होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब इसके 1 साल बाद ईयर 1974 में एक और चीज होती है। इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण जो थे, लालू इनके बहुत ज्यादा खास थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और जयप्रकाश नारायण के क्लोज लालू यादव भी इसमें एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। और इस पूरे एजिटेशन में लालू बिहार के सारे स्टूडेंट्स को यूनाइट करके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। और लालू यादव की मेहनत को देख के लालू को ऑल बिहार स्टूडेंट एजिटेशन कमेटी का चीफ भी बना दिया जाता है। और फिर इसी चक्कर में ईयर 1975 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती हैं तो लालू यादव के ऊपर भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA ये भी लग जाता है और इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये चीज भी लालू के लिए एक फायदे की तरह निकल के आती है, क्योंकि जब इमरजेंसी हटती है तो जयप्रकाश नारायण लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी नाम से पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं, तो लालू यादव को भी MP का टिकट मिलता है और लालू यादव इलेक्शन जीत जाते हैं। तो लालू यादव भी इलेक्शन जीत के माननीय सांसद बन जाते हैं। और फिर आगे चल के जब ये जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों में डिवाइड होती है तो इन्हीं पार्टी में से एक पार्टी जिसका नाम लोक दल बिहार था, ये ईयर 1980 में बिहार के स्टेट इलेक्शन में लालू यादव को सोनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दे देती है। तो लालू यादव ये इलेक्शन जीत के भी बिहार के अंदर विधायक बन जाते हैं। अब लालू यादव जो थे वो सांसद भी बने, MLA भी बने, लेकिन वो वेटरिनरी कॉलेज जो था वहां पे अपने पियोन भाई के साथ एक कमरे में रहते थे और यहीं से सारी चीजें चलाते थे। और जब लालू यादव इस कॉलेज कैंपस में रह रहे थे तो इसी कैंपस में एक MR था जिसका नाम था RK राणा। तो ये क्या करता है, ये लालू यादव के टच में आके उससे दोस्ती कर लेता है। ये नाम याद रखिएगा, इस पूरे चारा घोटाला की जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है और यही RK राणा आगे चल के लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर खा जाता है। अभी आएंगी सारी चीजें। तो अब RK राणा क्या करता है, एक दिन लालू यादव को बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर रामराज और रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर SB सिन्हा इनसे मिलवाता है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, तो इसमें क्या होता है कि ये एनिमल वेलफेयर, जानवरों की बीमारी, खाना, चारा वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। तो RK राणा ने लालू यादव को ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल से मिलवाया था, ये लोग क्या करते थे कि कई सारे लूप होल ढूंढ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा के इलीगल तरीके से पैसे निकालते थे। और इस चीज के लिए ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों ने सबको खरीद रखा था और ये ट्राई करते थे कि ज्यादा से ज्यादा MP MLA इनके टच में आए। अब देखिए आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये डायरेक्टर ऐसे कैसे पैसा निकाल लेते हैं स्टेट फंड से, कौन करवा रहा था ये सब, तरीका क्या यूज हो रहा था। तो देखिए बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ये पैसे निकाले कैसे गए, क्या ट्रिक यूज हुई, किन लोगों ने हेल्प की, कैसे फेक बिल्स बनाए गए, इनवॉइस कैसे गलत तरीके से बनाए गए और लालू यादव
यादव का क्या रोल था, एक एक चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी आगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिएगा कि ये इलीगल तरीके से पैसे निकाल रहे थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ये सब चीजें चल रही थी तो ईयर 1985 में CAG, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो सरकारी खर्चे और इनकम वगैरह ऑडिट करती है। तो CAG डिपार्टमेंट के TN चतुर्वेदी एक अनयूजुअल चीज नोटिस करते हैं कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट हर बार लेट सबमिट करता है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, इसकी और डिटेल चेक करते हैं। तो इनको पता चलता है कि एनिमल हस्बेंड्री की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट की जा रही है इसमें इलीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो TN चतुर्वेदी क्या करते हैं, तुरंत ये 11 फरवरी 1985 को बिहार के CM बिंदेश्वरी दुबे को एक लेटर लिखते हैं कि ये जो बिहार का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है इसमें फ्रॉड चल रहा है, लेकिन इस लेटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये पहली बार था जो चारा घोटाला था, ये चीज ऑफिशियली रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इसको उस समय दबा दिया गया था। और फिर दोबारा से 2 साल बाद यानी कि ईयर 1987 में फिर से इस फ्रॉड के बारे में बात उठती है। होता क्या है कि विधायक रामेश्वर पासवान जो थे उनको भी इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत क्या करते हैं, बिहार के जो CM थे बिंदेश्वरी दुबे, इनको एक लेटर लिखते हैं जैसे पहले CAG के ऑफिसर ने लिखा था। इस लेटर में सारी चीजें बताते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है इसमें घपला चल रहा है। उन्होंने लेटर में साफ साफ मेंशन कर दिया था कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की सेंट्रल परचेज कमेटी है, इसको जो माइक्रोस्कोप, जनरेटर सेट्स, ये सब जो खरीदने होते हैं, ये पता नहीं क्यों ऑथराइज्ड कंपनी को छोड़ के एक अनऑथराइज्ड एंटिटी जिसका नाम इंटर फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, इससे ले रहे हैं। और लेटर में इन्होंने जो फ्रॉड हो रहा था उसका एग्जैक्ट अमाउंट भी मेंशन किया था। इन्होंने लिखा इसमें कि 7 लाख रुपए का घपला ये लोग अभी तक कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इतना कुछ बता देने के बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं होता है, ये बात दबा दी जाती है, कोई FIR रजिस्टर नहीं होती है। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो लोग थे ये नौसिखिया थे, तो ये जिस तरीके से पैसा निकाल रहे थे हर थोड़े दिन में किसी ना किसी को डाउट हो रहा था, लेकिन इस पे एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो दबे शब्दों में अंदर अंदर लोग इसके बारे में बात करने लगे थे, लेकिन ऑफिशियली इसको रोकने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी स्टेप नहीं ले रहा था। एक चीज हुई थी इसमें कि ये जो मुद्दा है कि इसमें कैसे एक्सपेंसेस इलीगल तरीके से निकाले जा रहे हैं या इसका रिकॉर्ड देना है, पूरा क्लैरिफिकेशन को लेके एक चीज डिसाइड हुई थी कि बिहार विधानसभा में जो ऑपोजिशन है वो एक डिस्कशन रखेगी ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्या गड़बड़ी है। लेकिन फिर इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि 11 अक्टूबर 1988 को जब VP सिंह ने जनता दल पार्टी बनाई थी, तो कुछ टाइम बाद ही कर्पूरी ठाकुर जो थे उनकी डेथ हो जाती थी, और उसकी वजह से लालू यादव जो हैं वो बिहार असेंबली में ऑपोजिशन के लीडर बन जाते हैं। मतलब कि अब लालू यादव को ही ऑपोजिशन की तरफ से ये जो मुद्दा था एनिमल हस्बेंड्री में घोटाले वाला, ये मुद्दा उठाना था। लेकिन सेम टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स थे पहले, जिससे RK राणा ने मिलवाया था, वो लालू यादव से टच में आते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देते हैं, और ये मुद्दा उसके बाद असेंबली के अंदर उठने से रोक लिया जाता है। तो यहाँ भी ये जो चारा घोटाला की जो बात थी वो दब जाती है। इनफैक्ट इस पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड था RK राणा, जिसने लालू यादव को एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑफिशियल थे इनसे मिलवाया था, इसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का महामंत्री बना दिया जाता है। एक MR इतने कम टाइम में जब महामंत्री बनता है तो बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। और जैसे ही RK राणा महामंत्री बनता है, ये एक लेटर लिखता है उस टाइम के CM जगन्नाथ को कि डॉक्टर रामराज जो हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दो। अब जिसको डायरेक्टर बनाने के लिए उन्होंने लेटर लिखा था उसका नाम ऑलरेडी इस घपले के अंदर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस रिक्वेस्ट को लालू यादव सपोर्ट करते हैं और तुरंत CM जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो इनको डायरेक्टर बना देते हैं। तो जो इतने दिनों से जिस आदमी का नाम आ रहा था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में करप्शन के ऊपर, वही डायरेक्टर बन जाता है। अब काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, और फिर इसके बाद एक और चीज होती है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला मुद्दा था ये कुछ टाइम के लिए फिर से दब जाता है। एक्चुअली इस टाइम पे इलेक्शन होने थे बिहार में, और इस इलेक्शन में लालू यादव जो थे वो किसी भी सीट से खड़े नहीं हुए थे, और इस इलेक्शन में VP सिंह की पार्टी जनता दल कांग्रेस को हरा के बिहार में जीत जाती है। और जीतने के बाद VP सिंह जो थे उनकी पहली पसंद थी दलित लीडर राम सुंदर दास। मतलब कि VP सिंह जो थे वो राम सुंदर दास को बिहार का CM बनाने वाले थे। इसके लिए पार्टी के अंदर एक इंटरनल वोटिंग होनी थी, जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जितने भी बाकी लीडर थे वो दलित लीडर राम सुंदर दास के लिए सपोर्ट में थे। लेकिन लालू यादव जो इस इलेक्शन में किसी सीट से खड़े नहीं थे, वो इस पूरे गेम को पलट देते हैं। जिस दिन पार्टी की इंटरनल वोटिंग से राम सुंदर दास को बिहार का CM बनाया जाना था, उससे एक दिन पहले क्या होता है कि वही SB सिन्हा और RK राणा जो एनिमल हस्बेंड्री का पूरा गेम चला रहे थे,
ये लालू यादव से जाके मिलते हैं, 2 बैग में 5 लाख रुपए देते हैं, जिसकी वजह से एमएलए जितने भी थे वो लालू यादव को सीएम बनाने के लिए सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी की इंटरनल वोटिंग होनी थी उसकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो लालू यादव उस कैलकुलेशन को सही करने के लिए एक डमी कैंडिडेट का नाम और प्रपोज करवा देते हैं, जिससे वोट बढ़ जाते हैं और कैलकुलेशन एकदम फिट बनती है और लालू यादव बिहार के सीएम बन जाते हैं। Lalu Prasad Yadav secures a resounding victory in the state election and appealed to the masses. और सीएम बनने के बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था बिहार का, लालू ये भी अपने अंडर में रखते हैं। और इस सिनेरियो से एसबी सिन्हा और आर.के. राणा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो घपला चल रहा था ये तो पैरेलल में चल ही रहा था, लेकिन इसी टाइम पे लालू यादव जब सीएम बने थे तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिसकी वजह से पूरे बिहार के लोगों का सपोर्ट लालू को मिल गया था और लालू बहुत पावरफुल हो गए थे, और जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसा निकालने वाला जो मुद्दा था वो बहुत ही छोटा पड़ गया था। एक्चुअली ईयर 1931 के सेंसस के डेटा के हिसाब से बिहार के अंदर 13 to 14% अपर कास्ट थी, 64% ओबीसी, एससी और एसटी एंड 14% मुस्लिम्स थे। तो लालू यादव जब सीएम बने तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ फिगर आउट कर ली थी कि जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम्स वोट हैं, अगर उनको अपनी तरफ कर लिया जाए तो 78% वोट्स हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने सारे काम ऐसे किए जिससे ये 78% वोट जो है वो इंटैक्ट रहे और इनको पावर से कोई निकाल ना सके। सीएम बनने के बाद लालू यादव ने इस चीज़ को पूरे बिहार में स्टैब्लिश कर दी कि अब से अपर कास्ट का बोलबाला खत्म होने जा रहा है और जब तक लालू यादव सीएम रहेंगे सिर्फ बैकवर्ड क्लास की चलेगी, वही रूल करेंगे। लालू ने ये चीज बहुत अच्छे से फील करा दी थी लोगों को कि वो खुद एक पिछड़ी जाति से हैं और वो उन्हीं में से एक है, और उन्होंने खुद भी अपर कास्ट के अत्याचार को सहा है। इसके लिए लालू काफी टाइम तक सीएम हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुए। अपने भाई जो कि पियोन थे उनके साथ वेटरिनरी कॉलेज में एक कमरे में रह रहे थे और वहीं से सरकार चला रहे थे। सीएम हाउस को गौशाला बना दिया था। कैटल्स घुमाने वाले बच्चों के लिए 150 से ज्यादा चरवाहा स्कूल खोल दिए थे। सेंटर की जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो भी बिहार में अप्लाई करके 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल गया था। राम मंदिर वाला भी उस टाइम पे मुद्दा जो चल रहा था, जिसको लेके एल.के. अडवाणी की रथ यात्रा जो थी वो लालू यादव ने रुकवा दी थी और जेल में डलवा दिया था। तो इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनका भी सपोर्ट आ गया था और लालू यादव ने अपने कैबिनेट में भी मुस्लिम और पिछड़ी जाति से ही मिनिस्टर बनाए थे। ऑफिशियल मीटिंग की जगह इन्होंने चौपाल लगवाई, ढोल बजाने से लेके बिहार लौंडा डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करवाए, सब कुछ देसी स्टाइल में। गोल्फ क्लब वगैरह सब बंद करा दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये सब अमीरों के खेल हैं, ये सब बंद होगा। गरीब पिछड़ी जातियों के जो बच्चे होते थे उनको हेलीकॉप्टर में घुमाया। जिन वैकेंसीज पे पिछड़ी जाति के क्वालिफाइड कैंडिडेट कम होते थे उन वैकेंसीज को ही होल्ड करा दिया था काफी दिनों तक। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें अपर कास्ट ज्यादा थे और आईएएस पीसीएस की हायरिंग में लालू ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने डोमिनेंस दिखाई। लालू यादव का स्लोगन था, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। आईएएस ऑफिसर जो थे उनको ऐसा दिखाया गया कि अब बस नाम के पावरफुल हैं, जब तक बिहार में लालू का राज रहेगा पिछड़ी जातियों का ही राज रहेगा। न्यूज़पेपर में फोटो पब्लिश हुई जिसमें लालू यादव एक टेबल पे पैर रख के बैठे हैं आराम से और पैरों के सामने आईएएस पीसीएस खड़े हैं। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान की पीक के लिए पानदान तक उठवाए गए। और हाल ये हो गया था कि जब कैबिनेट मीटिंग होती थी तो कई सारे आईएएस ऑफिसर जो थे वो लालू के बगल में ही बैठना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक साल के अंदर 384 आईएएस में से 144 ने सेंटर में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी। और ये पहली बार था जब पिछड़ी जाति खुल के अपर कास्ट के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठा रही थी। और इस चीज के लिए लालू को वो भगवान की तरह कंपेयर करती थी। लालू को कृष्ण भगवान से कंपेयर करने लगी थी। न्यूज़पेपर में भी जो फोटो आती थी लालू यादव की और एक काऊ के साथ फोटो आती थी। और इसका इंपैक्ट ऐसा हुआ था कि ईयर 1991 में लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे, बिहार में जनता दल को 54 सीट्स में से 32 सीट्स पे जीत मिली थी। बिहार के अंदर किडनैपिंग इकोनॉमी जो थी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से टोटल 24,338 केसेस हुए थे। एवरेज 6 किडनैपिंग पर डे होती थी और इस पूरी किडनैपिंग बिजनेस का 24 करोड़ का टर्नओवर था, जिसमें बिहार के पॉलिटिशियंस की भी बैकिंग थी और काफी कट नेताओं को भी जाता था। कोई पुलिस वाला इस पे रोकता और पकड़ता नहीं था। केसेस सामने आने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ती थी। लालू यादव को एक बार सिंगापुर जाना पड़ गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कह दिया था कि आप कह रहे हो कि मैं तो गरीब हूँ, पिछड़ी जाति से हूँ, आप में से ही एक हूँ, आप तो सिंगापुर घूम रहे हो। तो लालू ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लुंगी उठा के अपना स्ट्रिप वाला अंडरवेयर दिखा दिया और उसके बाद बोला कि लालू आज भी देसी है। अब इस टाइम पे लालू जो थे वो बिहार के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन सेम टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से इलीगल कैश निकालने का जो सिलसिला था वो बहुत तेज हो गया था। और फिर इसके बाद जब ईयर 1992 शुरू होता है तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का घोटाला था
इसके बारे में फिर से बिहार में बातें शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि रांची का जो एयरपोर्ट है वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स रेड मार रहे थे, ऐसी रैंडम रेड मार रहे थे। अब इस रेड के अंदर एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट का एक आदमी पकड़ा जाता है 1 करोड़ रुपए के कैश के साथ। और जब इसको पकड़ के प्रेशर बनाया जाता है और इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि मैं तो बस डिलीवरी करने जा रहा हूं इन पैसों की, ये पैसा तो जो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी है उनका है, उनको आपस में बांटना था, आप जाके उनसे बात करो। और ये चीज सुनने के बाद बात फिर से वहीं पे दब जाती है। लेकिन एक वीक बाद फिर से रांची के विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर बिधु भूषण द्विवेदी रैंडम इंक्वायरी कर रहे थे, तो उनको भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से ये जो इलीगल तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे इसके बारे में पता चल जाता है। और ये इस चीज को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि 24 मई 1992 को आईजी विजिलेंस जी नारायण को एक लेटर लिखते हैं। और लेटर तो इससे पहले भी लिखे गए थे, लेकिन इस लेटर के अंदर एक चीज ऐसी होती है जो इससे पहले नहीं हुई थी। इस लेटर के अंदर कांग्रेस के एक्स सीएम भगवंत झा आजाद और सीएम लालू प्रसाद यादव इनका ऑफिशियली नाम मेंशन करके इस लेटर को आगे भेजते हैं। अब जैसे ये लेटर आईजी विजिलेंस जी नारायण को मिलता है, उनके माथे पे पसीना आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या चीज कर दी है, ऊपर से लेके नीचे तक सबको दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो ये क्या करते हैं, ये दोबारा से लेटर उसको लिखवाते हैं और अपने पास मंगवाते हैं, जिसमें सीएम का जो नाम था वो हटवा देते हैं। और इसके बाद इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब जी नारायण ने ये जो किया था, इस रिस्पॉन्स से ऑफिसर बिधु भूषण द्विवेदी जो थे वो बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक और चीज होती है, आईजी विजिलेंस जी नारायण जो थे वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह आईजी डीपी ओझा ये आते हैं। तो ऑफिसर बिधु भूषण जो थे वो खुश हो जाते हैं कि चलो पहले लेटर मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ सीएम के नेम के साथ, अब मैं इनको दोबारा से लेटर भेजता हूं। तो वो दोबारा से सारे नाम मेंशन करके दोबारा से लेटर ये जो नए आईजी आए थे इनको देते हैं। तो जैसे ही सबके नाम मेंशन करके लेटर आईजी विजिलेंस को भेजते हैं, ये इनकी जिंदगी का बहुत ही गलत डिसीजन साबित होता है, क्योंकि सबसे पहले तो इनको धमकियां आनी चालू हो जाती हैं और इसके कुछ ही दिन बाद इनको विजिलेंस यूनिट से ट्रांसफर करके भगा दिया जाता है और फिर सस्पेंड कर दिया जाता है आगे चल के। और ये जो एनिमल हस्बेंड्री का घोटाला था ये दोबारा से दब जाता है। अब जैसे तैसे ऑफिसर बिधु भूषण से पीछा छूटा तो दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है। सेम टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी नॉर्मल इंक्वायरी कर रही थी, तो उसमें इनकी नजर एनिमल हस्बेंड्री के लोगों की एक्टिविटी पे जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 80 एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो की ऑफिसर थे उनको 25 करोड़ रुपए के साथ पकड़ लेती है। अब ये पहली बार हुआ था कि एक ऑफिशियल एक्शन हुआ था, सबको लग रहा था कि इस पे कोई एक्शन होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अलग ही चीज होने लगती है। जितने इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिन्होंने रेड मारी थी इन 80 एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के ऊपर, इन सबका ट्रांसफर हो जाता। लेकिन पैसे इस तरीके से बिहार के स्टेट फंड से निकाले जा रहे थे कि एक मैटर शांत होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा शांत होता था तो तीसरा आ जाता था। लेकिन अब इसके बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से ये जो घपला हो रहा था वो लोगों के सामने आ जाता है और उसको रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस टाइम पे बिहार गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनसे एक्सेस पैसा निकाला जा रहा था, तो इसके चलते सारे डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। और इस टाइम पे बिहार के जो भी जर्नलिस्ट थे, ऑफिसर्स थे, यहां तक कि आम जनता भी एनिमल हस्बेंड्री में हो रहे घपले के बारे में खुलेआम डिस्कस कर रही थी। तो बिहार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो गवर्नमेंट बिहार के सभी डिपार्टमेंट पे कैश में पैसा निकालने पे रोक लगा देती है। अब रोक तो लगा देती है, लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, ये लोग दिमाग लगाते हैं और सिर्फ ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट था इसमें कहते हैं कि इस पे रोक नहीं लगेगी, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं सिर्फ उस पे रोक लगेगी। मतलब कि ये जो रूल है ये सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट पे इंप्लीमेंट होगा, एनिमल हस्बेंड्री जहां पे एक्चुअल में घोटाला चल रहा था इस पे नहीं लागू होगा। और यहां से लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा चल रहा है जिसके चलते बिहार के नेता, चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो, वो इसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन 16 नवंबर 1993 को सीएजी क्या करती है, एनिमल हस्बेंड्री के निकाले गए पूरे पैसे की एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के लालू यादव को सबमिट करती है। अभी इससे पहले यह था कि रैंडम बातें चल रही थी कि घपला हो रहा है, पैसे निकाले जा रहे होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट की खास बात यह थी कि इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स मेंशन थी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में से कितना एक्सेस पैसा निकाला गया और इलीगल तरीकों से रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किए गए। ये जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं ये ओरिजिनल फिगर्स हैं, इसकी कॉपी सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसमें यह था कि ईयर 1988 से 89 और ईयर 1994 से 95 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से इलीगल तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे, जिसमें ईयर 1988 से 89 के बीच में 70% से ज्यादा यानी कि 6.13 करोड़ रुपए निकाले गए और ईयर 1993 से 94 के बीच में
169% से ज्यादा यानी कि 125.03 करोड़ रुपए निकाले गए। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और एट द सेम टाइम ईयर 1995 में बिहार में फिर से इलेक्शन होते हैं और 324 में से 167 सीट जीत के लालू फिर से पावर में आ जाते हैं और लालू यादव पूरे बिहार में बहुत ही पावरफुल आदमी बन चुके थे। लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे इनसे। लेकिन इलेक्शन जीतने के अगले ही साल ईयर 1996 में जनवरी मंथ में बिहार में एक ऐसी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये एनिमल हस्बेंड्री का जो पूरा घोटाला था ये पब्लिक के सामने आना अब तय हो गया था। एक्चुअली होता क्या है कि बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट थे उसमें बहुत ज्यादा पैसे निकाले जा रहे थे। पैसे इस हद तक निकाल लिए गए थे कि बिहार के जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी, इनकी सैलरी देने के लिए और खर्चा करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचे थे और बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी रुक जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि स्टेट फंड से जो पैसा निकाला जा रहा था, एक तरफ ये बात चल रही कि जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है और जब इतना पैसा निकाला जा रहा है उसके बाद भी बिहार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी क्यों रुक रही है, सारे काम पेंडिंग क्यों पड़े हैं और गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय थे वो पटना हाई कोर्ट में जाके PIL डालना शुरू कर देते हैं कि हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है, हम लोग काम कैसे करें, घर कैसे चलाएं। अब यहां से 22 जनवरी 1996 को अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, ये ऑफिस जो होता है ये स्टेट के साथ मिलकर काम करता है लेकिन इसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है। तो ये AG ऑफिस जो था वो बिहार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को लेटर लिखता है कि इतना सारा पैसा बिहार स्टेट को दिया जा रहा है, ये सारा पैसा जा कहां रहा है, इसकी डिटेल बना के आप सबमिट करिए AG ऑफिस में। अब थोड़े दिन बाद ये जितना भी डेटा है वो पहुंचता है AG ऑफिस में और जैसे इस डेटा को रिव्यू किया जाता है तो फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे जो थे वो इस पूरे डेटा को रिव्यू कर रहे थे। तो रिव्यू करते टाइम वो नोटिस करते हैं कि सब प्रॉब्लम की असली जड़ ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 1995 से 96 में टोटल अलॉटेड बजट के अगेंस्ट में 116 करोड़ रुपए और अक्टूबर मंथ में 55 करोड़ रुपीस ऐसे निकाले थे इन लोगों ने। लेकिन ऑफिसर को बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो नंबर है ये तो बहुत ही छोटा है, एक्चुअल में तो घोटाला कई 100 करोड़ का चल रहा था अंदर अंदर। तो जैसे ये डिटेल्स 22 जनवरी को फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे के सामने आती है वो बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर थे उनको इस पूरे घपले की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे देते हैं कि पता करो कि इसके पीछे एक्चुअल में है कौन। अब सेम टाइम पे लालू यादव के लिए एक और दिक्कत हो जाती है। लालू यादव की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें से कई सारे नेता निकल के अपनी अलग पार्टी निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक अलग पार्टी बना के शिवानंद तिवारी ने बना ली थी और ये लालू यादव के अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पे। इन्होंने इस पार्टी से अलग होने के बाद ऑडिटर जनरल के ऑफिस से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का सारा डेटा निकलवा लिया और ये जो सारा इलीगल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था इन्होंने अपने साथ कुछ और लीडर जोड़े जैसे सरजू राय, इनको अपने साथ जोड़ के पटना हाई कोर्ट में PL डाल दी और कहा कि इस पूरे घोटाले में बिहार गवर्नमेंट और लालू यादव मिले हुए हैं, इसलिए ये जो इंक्वायरी है ये CBI को दे देनी चाहिए, घोटाला कभी पकड़ में नहीं आएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। तो ऐसे करके पटना हाई कोर्ट में इस घोटाले से रिलेटेड टोटल 9 PIL डाल दी गई थी और इसका नाम पड़ा था चारा घोटाला। अब इसके 4-5 दिन बाद ही 27 जनवरी 1996 को डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस पे रेड मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये बैक टू बैक रेड मारना स्टार्ट करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के एम्प्लॉय जितने भी थे वो फाइल्स को जलाना और फाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफी सारी फाइल जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, वो लोग ये जब्त कर लेते हैं और जब इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की फाइल्स देखी गई तो हर कोई हैरान हो जाता है कि कितना बड़ा गेम अंदर अंदर चल रहा था। यहाँ पे फेक बिल्स बने हुए थे, फेक बैंक ड्राफ्ट थे, कैश और वेंडर कंपनी के फेक सील थे, पैड थे वो भी फेक बने हुए थे। और इस छापे में इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जितने भी ये फेक बिल बना रहे थे सारे के सारे 10 लाख से कम रुपए के बना रहे थे। 9,90,000, 9,80,000, 10 लाख से ज्यादा के फेक बिल नहीं बना रहे थे, उससे कम के ही रख रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे अभी आगे आएगा ये सारी चीजें। तो इसके बाद ये जो टीम थी ये सारी चीजें जब्त करती है, इसकी वीडियोग्राफी बनाती है और IPC के इतने सेक्शंस में ऑफिशियल FIR लॉन्च हो जाती है। और ये पहली बार था जब ऑफिशियल FIR लॉन्च की गई। पूरे बिहार में चारा घोटाला नाम से ये चीज फेमस हो जाती है। लेकिन लोगों का जो सपोर्ट था वो अभी भी लालू यादव के साथ था, क्योंकि इसमें भी ये कहा जा रहा था कि लालू यादव की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ऑपोजिशन के पास कोई भी तोड़ नहीं था। तो इस चीज को उठा के सारे ऑपोजिशन के लीडर्स मिलके लालू यादव की पॉलिटिक्स खत्म करने आए हैं। तो इस वजह से लालू यादव के जो सपोर्टर्स थे वो पूरी तरीके से लालू यादव के साथ खड़े थे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे जितने ये एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले एम्प्लॉय थे इनको बुलवाते हैं, इनसे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नॉर्मल पूछताछ के नाम से भी सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे
वो भाग जा रहे थे। और इसके तुरंत बाद जो इनकी पूरी टीम जो थी वो सिंहबाद पहुंच के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के घर पहुंचती है, वहां पे रेड मारना स्टार्ट करती है। तो ये 20-30 हज़ार रुपए की जॉब करने वाले इनके घरों से कैश मिलना स्टार्ट होता है। गौरी शंकर प्रसाद एनिमल हस्बेंड्री के लो ग्रेड ऑफिसर थे, इनके घर से 25 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। बाकी एम्प्लॉइज के घर की तलाशी ली गई तो उनके घरों से ज्वेलरी पकड़ी गई। और अब यहां से एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो बिना लीव लिए एब्सकॉन्ड होने लग जाते हैं और कहां गए किसी को नहीं पता चलता। ऑपोजिशन लीडर से लेके मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट सब सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे। और इससे बचने के लिए लालू यादव खुद से एक कमेटी बना देते हैं और इस घोटाले की इंक्वायरी स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो इंक्वायरी बनाई थी इस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे उन्हीं का नाम इस चारा घोटाला में आ जाता है। और पता चलता है कि कमेटी के जितने भी ये मेंबर थे ये खुद ही इन्वॉल्व थे इस चारा घोटाला में। और अब यहां से हाई कोर्ट जो था वो इस केस को स्टेट पुलिस से हटा के सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है। लालू यादव सीबीआई टीम को जो हेड कर रहे थे यूएन बिस्वास, इनसे मिलते भी हैं, उनसे बात करके ये चीज कहते हैं कि आप बंगाल के बैकवर्ड क्लास से हो, मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूं, ये लोग हम लोगों के साथ हमेशा से गलती करते आए हैं, हम दोनों को मिलकर इनको सबक सिखाना चाहिए, उल्टा इनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन यूएन बिस्वास जो है वो ये चीज मानते नहीं है। तो लालू यादव इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि स्टेट पुलिस ही इंक्वायरी करेगी, सीबीआई की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इससे कुछ होता नहीं है। लालू यादव अब यहां से अकेले फंस चुके थे। 19 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये केस सीबीआई को ही जाएगा और इस पूरे केस की जो मॉनिटरिंग होगी इसका जिम्मा जो था वो हाई कोर्ट को दे दिया। अब ये करने से हुआ ये कि बिहार गवर्नमेंट का इस इंक्वायरी के अंदर पूरी तरीके से रोल खत्म हो गया था और अब हाई कोर्ट खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा था। तो यहां से लालू यादव या कोई और भी नेता हो या बिहार गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल हो इस पूरी इंक्वायरी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद 27 मार्च 1996 को सीबीआई क्या करती है, बिहार का जो चाईबासा वाला जो एनिमल हस्बेंड्री का ऑफिस था और लालू यादव के अगेंस्ट में इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है और इतने सारे सेक्शंस अलग से सीबीआई भी लगाती है। अब जैसे ही सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था, एबी सेल्स नाम की एक कंपनी का ओनर था, इसका नाम था हरीश खंडेलवाल। ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एक सप्लायर था। इसका नाम जो था वो न्यूज़पेपर में भी हर दिन उछल रहा था क्योंकि सीबीआई इसको बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ अप्रूवर बनाने वाली थी। इसको बहुत सारी चीजें पता थी इस पूरे घोटाले के बारे में, लेकिन अचानक से इसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिलती है। अब ये तो नहीं पता चलता किसने इसकी जान ली, लेकिन इसके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सीबीआई इसके ऊपर अप्रूवर बनाने का प्रेशर डाल रही है और इस वजह से वो अपनी जान ले रहा है। अब जैसे ये चीज होती है तो लालू यादव के अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन में जो लीडर थे वो कहते हैं कि ये जो लेटर है ये फेक है और ये जानबूझ के इसको मरवा के ये लेटर रख दिया गया है। और इधर से लालू यादव कहते हैं कि इसको जबरदस्ती अप्रूवर बनाया जा रहा था इसलिए उसने अपनी जान ले ली। अब इसके बाद 23 जून 1997 को क्या होता है कि चाईबासा ट्रेजरी केस नंबर RC 2896 के अगेंस्ट सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक एक फाइल की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं। तो टोटल 60 केस में सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है और 6 चारा घोटाला के जो केस थे उसमें सीबीआई बिहार के सीएम लालू यादव को एक्यूज बना देती है कि लालू यादव ही जिम्मेदार हैं इस चारा घोटाला के लिए। ये वो 6 केसेस थे और इसके साथ साथ बिहार के एक्स सीएम SB सिन्हा, RK राणा, ऐसे करके टोटल 500 लोगों के नाम इसमें आते हैं। कई इसमें कांग्रेस और बीजेपी के भी लीडर थे जिनके नाम आए थे इसमें। ये चीज जैसे ही होती है इस चीज को लेके लालू यादव की जो पार्टी थी इसमें ही हल्ला होने लगता है। जैसे रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब लालू से रेजिग्नेशन मांगने लगते हैं। लेकिन लालू यादव एक ही बात कहते हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और 5 जुलाई 1997 को लालू यादव जब उनसे चीजें नहीं संभलती हैं तो जनता पार्टी से अलग एक राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं, RJD पार्टी बनाते हैं, खुद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। सारे जो MLAs थे लालू यादव को उनका सपोर्ट था ही था, तो इस चीज का भी सोल्यूशन लालू यादव निकाल लेते हैं। अब इसके बाद एक चीज और हो रही थी कि जितने भी सीबीआई ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे थे इनको भी जान से मारने के थ्रेट मिलते थे। हाल ये हो चुका था कि सीबीआई ऑफिसर्स को बिहार के अंदर बुलेट प्रूफ कार में ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन सीबीआई टीम के जो हेड थे UN बिस्वास वो रुकते नहीं हैं। वो सीबीआई स्पेशल कोर्ट से लालू के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करवा लेते हैं। लालू यादव साफ मना कर देते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। लेकिन गवर्नर AR किडवाई जो थे वो लालू को फोन करके समझाते हैं कि आप रेजिग्नेशन मार दो, क्योंकि अगर आप रेजिग्नेशन नहीं मारोगे तो आपका डिसमिसल कर दिया जाएगा। और फिर ये बात जो थी वो लालू यादव को समझ में आ जाती है और फिर 25 जुलाई 1997 को लालू यादव CM पोस्ट से रिजाइन मार देते हैं। और लालू यादव के रिजाइन मारते ही
बीजेपी हेडक्वार्टर में लड्डू बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। बीजेपी के लीडर सुशील मोदी अपने पार्टी वर्कर से कहते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करो। इनको लग रहा था कि अब सरकार गिर जाएगी, लेकिन 28 जुलाई 1997 को लालू यादव फिर से एक उल्टा दांव खेल देते हैं। वो अपनी वाइफ राबड़ी देवी, जो कि उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से सीएम बना देते हैं। बीजेपी के सपनों पे पानी फेर देते हैं। इसको लेके बहुत दिनों तक हल्ला होता है कि राबड़ी देवी जो है उनको साइन तक करना नहीं आता है, उसके बाद भी उनको सीएम बना दिया गया है। लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राबड़ी देवी सीएम बन जाती हैं बिहार की। और फिर इसके बाद 38 जुलाई 1997 को लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में अरेस्ट करना था। लेकिन अरेस्ट करने के लिए भी सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे वो डरे हुए थे, क्योंकि लालू को बहुत भारी सपोर्ट था। इन सारे लोगों ने लालू के सीएम हाउस को, यानी कि 29 जुलाई को इन्होंने जो लालू का जो सीएम हाउस था उसको रैपिड एक्शन फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। लालू को पूरे बिहार से सपोर्ट मिल रहा था और जो ऑफिसर्स थे उनको भी डर था। इसलिए सीबीआई टीम को जो लीड कर रहे थे यूएन विश्वास, वो 38 जुलाई की मॉर्निंग को ही आर्मी तक बुलाने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। लेकिन इसकी जरूरत आगे पड़ती नहीं है। 38 जुलाई 1997 को लालू सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर कर देते हैं और चारा घोटाले के केस में लालू यादव को जेल जाना पड़ता है। राबड़ी देवी ऑफिशियली सीएम थी, पर पावर लालू यादव के हाथ में थी। उस टाइम पे ये चीज ऑपोजिशन ने भी सामने कर दी थी कि लालू यादव को नॉर्मल जेल की जगह पटना वेटरिनरी कॉलेज के पास बिहार मिलिट्री पुलिस के लग्जूरियस और एयर कंडीशन गेस्ट हाउस में जेल बोल के रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आगे चल के फटकार लगती है, तो उसके बाद इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन लालू यादव जेल में रहते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी तबीयत खराब थी, यानी कि हेल्थ ग्राउंड पे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS में, जो कि रांची के अंदर है, इसके एक स्पेशल वार्ड में रहते थे और अपनी पॉलिटिक्स को यहीं से चलाते थे। और ये जो चीज थी ये सामने आई हॉस्पिटल के रजिस्टर से, क्योंकि जब ये नॉर्मल जेल में 5 महीने तक रहे थे तब सिर्फ 9 लोग मिलने आए थे और वो भी उनके घर से थे। लेकिन जब ये हॉस्पिटल में थे 8 महीने के लिए तो 110 लोग मिलने आए थे और रजिस्टर में जब नाम चेक किए गए तो इसमें जो लोग आ रहे थे वो बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसके बाद सीबीआई बैक टू बैक इंक्वायरी खत्म करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर उसमें पता चलता है कि आखिर ये घोटाला किया कैसे जा रहा था। और अब मैं आपको यहां से बताता हूं कि पूरा घोटाला कैसे किया गया था। और इससे पहले मैं आगे बताऊं, एक बार मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि स्टेट के जो फंड्स होते हैं वो अप्रूव कैसे होते हैं, उसमें जो बेसिक प्रोसेस होता है वो कैसे फॉलो होता है, ताकि घोटाला किया कैसे गया उसको समझने में आसानी हो। और मैं बिहार का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है सिर्फ उसका ही एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो देखिए, बिहार के अलग अलग रीजन में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस होते हैं, जहां पे जानवरों के मेडिकल, फूड, हेल्थ वगैरह के सामान खरीद के जानवरों की देखभाल की जाती है। तो मान लो ये जो बिहार के अलग अलग रीजन में अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसेज हैं, इनको जानवरों की दवाई, खाना, चारा वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो किसी लोकेशन पे जो ऑफिस होगा वहां पे मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत होगी, किसी दूसरे रीजन के ऑफिस में हो सकता है 2 लाख रुपए की जरूरत हो। तो ऐसे करके जरूरत के हिसाब से बिहार के अंदर जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसेज होते हैं वो अपना खर्चा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होता है वो बना के भेज देते हैं। अब इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, इन सारे बिल्स को इकट्ठा करता है जो अलग अलग रीजन से आए हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब वो इस 10 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है इसको बिहार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सारी चीजों को चेक करेगा कि किस चीज के लिए पैसा चाहिए, सही चीज के लिए पैसा मांगा भी है कि नहीं और कितना पैसा मांगा है। और ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वैसे जनरली क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सारे एक साथ ये बिल भेजते हैं, लेकिन मैं अभी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो अब यहां से जब डेटा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास आ जाता है, वो वेरीफाई कर लेता है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद एक रिपोर्ट बना के विधानसभा के फ्लोर पे पेश करता है। फिर इस पे डिस्कशन वगैरह होता है और बिल पास हो जाता है, जिससे पैसे का अप्रूवल मिल जाता है। मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो अपने काम के लिए स्टेट फंड से पैसा निकाल सकता है। लेकिन ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जिस काम के लिए पैसा असाइन किया गया है या अप्रूव हुआ है सिर्फ उसी काम के लिए निकलेगा, और जितना किया गया है असाइन या अप्रूव जितना किया गया है उससे ज्यादा निकालना या किसी और काम के लिए निकालना ये एक इलीगल प्रोसेस है। और पूरे साल का जो पैसा है वो फिक्स कर दिया जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये फॉलो हो, इसमें कोई घपला ना हो,
कोई फालतू पैसा ना निकाल ले, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना निकाल ले, या जिस काम के लिए है वही पैसा निकाले, इसको चेक करने के लिए एक पीएसी कमेटी होती है जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं, तो उसके लिए एक अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है और उस अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑफिस है वो अपना काम कर सकता है। अब ये तो बात हो गई कि स्टेट के फंड से पैसा निकाला कैसे जाता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि मान लो एनिमल हस्बेंड्री को अगर पैसा निकालना है तो पैसा निकालेगा कैसे। मान लो एक एनिमल हस्बेंड्री का ऑफिस है, वहां पे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है जानवरों की दवाई या उनके खाने या चारे वगैरह के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री के एक ऑफिस में डीडीओ होता है, वो 50,000 रुपए की एक रिक्वेस्ट जनरेट करके आगे भेजेगा। उस रिक्वेस्ट को अलग अलग लेवल पे डायरेक्टर्स वेरीफाई करेंगे और अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। और इस अलॉटमेंट के बेसिस पे जो एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस होगा वो सामान मंगा सकता है। अब यहां से तो ये हो गया कि आपको अप्रूवल मिल गया कि आप सामान मंगा लो। अब इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑफिस होगा, ये लोग एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेंडर कंपनी ढूंढेंगे जो जानवरों के लिए चारा वगैरह या मेडिसिन वगैरह सप्लाई करती हो, उसको ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और फिर इसके बाद जो वेंडर कंपनी जो होगी वो चारा वगैरह जो है उसकी डिलीवरी कर देगी और वेंडर को इसके बदले में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से एक रिसीविंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट का यूज करके वेंडर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इनवॉइस भेजेगा और वेंडर के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब इस प्रोसेस में घपला ये हुआ था कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे जो इस घपले में शामिल थे, इन्होंने फेक रिक्वेस्ट डाली कि जानवरों के लिए इतना चारा चाहिए या इतनी मेडिसिन की ज़रूरत है, जो कि ज़रूरत नहीं थी। उसकी फेक रिक्वेस्ट डाल दी और इसके लिए इन्होंने फेक कंपनीज और वेंडर भी बनाए। और ये जो इन्होंने कंपनी बनाई वो भी इन्होंने अपने जानने वाले और रिश्तेदारों के नाम से बनाई। और इसके साथ साथ इन्होंने अलॉटमेंट लेटर का यूज करने की बजाय फेक अलॉटमेंट लेटर बनाने शुरू कर दिए। और उन फेक अलॉटमेंट लेटर का यूज कर करके जो बजट अलॉट था वो तो पैसा निकाला ही निकाला, उससे भी 100 गुना ज्यादा पैसा इन्होंने निकालना शुरू कर दिया बिहार के स्टेट फंड से। और इस पूरे प्रोसेस को जो चेक करने वाले ऑफिसर्स थे ऊपर से लेके नीचे तक, वो सारे के सारे इसमें मिले हुए थे। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो एक्चुअल डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जानवरों के वेलफेयर के लिए जितना पैसा अलॉट हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा पैसा फेक अलॉटमेंट लेटर और वेंडर कंपनी खुद की बना के निकाला गया। इस पूरे चारा घोटाला का जो मास्टरमाइंड था एसबी सिन्हा, ये क्या करता था कि रांची के अंदर एक रीजनल डायरेक्टर का टाइपिस्ट था जिसका नाम था ऋषि भूषण। ये इससे फेक अलॉटमेंट लेटर बनवाता था और जब अलॉटमेंट लेटर बन जाता था तो उसके बाद ये बजट ऑफिसर ब्रजभूषण प्रसाद को पटना के होटल पाटलिपुर अशोका के रूम नंबर 101 में बुलाकर इस फेक अलॉटमेंट लेटर पे साइन करवा लेता था, जिससे इन्हें ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और इस पूरे स्कैम में कोई गड़बड़ ना हो तो एसबी सिन्हा को ही टास्क दिया गया था कि जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर किस ऑफिसर की पोस्टिंग किस जगह होगी, ये सारी चीजें एसबी सिन्हा ही देखता था, ताकि ऊपर से लेके नीचे तक इनके ही बंदे हों जो इनके काम में दिक्कत ना करें। जैसे एक बार शुरू में मैंने आपको बताया था जब इनकम टैक्स वाले रेड मारना शुरू कर रहे थे तो सबके ट्रांसफर हो गए थे, तो उस टाइम पे भी एसबी सिन्हा ही था जिसने कोलकाता बेस्ड कंपनी बद्री नारायण एंड कंपनी के ओनर दिपेश चंदक से बात करके अपने हिसाब से चलने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर अदीप चंद्रा चौधरी का ट्रांसफर करवा लिया था अपने एरिया के अंदर, ताकि पैसे निकालने में इनकेस कोई इनका बंदा भी पकड़ा जाए तो कोई दिक्कत ना आए। फेक अलॉटमेंट लेटर तो ये बनवा लेते थे। इसके साथ साथ इन्होंने पूरे बिहार के अंदर अपने जानने वाले और रिश्तेदारों के नाम से फेक वेंडर कंपनीज भी बनाई जो एक्चुअल में सिर्फ पेपर पे थी, सब की सब फेक थी, उनका कोई बिजनेस नहीं था, वो सिर्फ इसी काम के लिए बनाई गई थी। जैसे रीजनल डायरेक्टर डुमका शेष मुनीराम ने विश्वकर्मा एजेंसी नाम से एक फेक कंपनी अपने फादर के नाम पे खोल दी थी और साथ में एक डमी पार्टनर बनाया था अरुण कुमार को, जो फेक बिल और वाउचर बना के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को सबमिट करता था। इसके लिए ये लोग इसको 2000 रुपए मंथली देते थे फेक बिल बनाने के लिए, और खुद एक फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 2,20,85,730 रुपीज से ज्यादा बिहार के स्टेट फंड से पैसा निकाला। ये पैसा आम जनता और जानवरों की हेल्प के लिए बिहार के स्टेट फंड में आया था। पूरे बिहार के अंदर ऐसी 250 से ज्यादा फेक सप्लायर और वेंडर कंपनीज बना दी थी इन्होंने, और ये 250 की 250 कंपनी जो थी इनमें मेडिकल, मशीन, चारा, इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे डेली बेसिस पे फेक बिल सबमिट किए गए थे। स्क्रीन पे आप इन सारी कंपनीज के नाम देख सकते हो। कई तो ब्लंडर्स इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े कर दिए थे। जैसे एक फेक कंपनी इन्होंने दिखाई थी भारतीय एंटरप्राइज। ये कंपनी इन्होंने पैसे निकालने के लिए बनाई थी, लेकिन जब इसकी डिटेल्स निकाली गई तो पता चला ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी जिसका ओनर सुशील झा था। कोलकाता की मेडिसिन कंपनी लिटिल ओक फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी भी इन्होंने फेक ही बनाई थी। इसकी इंक्वायरी जब करी तो पता चला कि जानवरों की दवाइयों की जगह
इंसानों की दवाइयों के नाम लिख रखे थे रिसिप्ट पे, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज फेक दिखा रखी थी। ये जो गाड़ियां और ट्रक दिखाते थे ये भी इन्होंने फेक दिखा रखे थे, क्योंकि जो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में जानवरों के चारा और मेडिसिन के लिए ट्रक नंबर मेंशन किए थे वो एक्चुअल में ट्रक के नंबर थे ही नहीं, वो एक्चुअल में स्कूटर और मोटरसाइकिलों के नंबर निकलते हैं इंक्वायरी में। बिहार का जो डोरांडा एनिमल हस्बेंड्री वाला जो ऑफिस था, इन्होंने काउ प्रोडक्शन के लिए दिखाया था कि दिल्ली और हरियाणा से 400 बुल आएंगे, इनको लाने के लिए कई सारे ट्रक मेंशन किए थे, उनके नंबर मेंशन किए थे, एक्चुअल में वो स्कूटर के नंबर निकलते हैं। तो सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं भैंसों को स्कूटर पे कोई कैसे ला सकता है। इस लेवल का स्कैम किया गया था कि जो भैंस की सींग होती है उसको चमकाने के लिए जो सरसों तेल लगता है, सिर्फ उस सरसों के तेल की कीमत इन्होंने 15 लाख रुपए दिखा के फेक बिल बना दिया था। एक बार ये सारे फ्रॉड करते हुए इनको डिविजनल कमिश्नर SN दुबे ने इंस्पेक्शन के टाइम पे पकड़ लिया था, तो इन्होंने इनसे भी बात करके 5% का कट देके अपने साथ शामिल कर लिया, जिसमें जितने भी अलॉटमेंट और विड्रॉल होंगे उन सारे ट्रांजैक्शन पे 5% का जो कमीशन था इनके लिए फिक्स कर दिया। ओम प्रकाश दिवाकर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर थे और इस पूरे गेम में इनका जो टास्क था वो फिक्स कर दिया गया था। ये क्या करते थे, ये अपने सब ऑर्डिनेट DAHO, SAHO, असिस्टेंट डायरेक्टर, AIO, इनसे फेक रिसिप्ट पहले बनवाते थे, फिर कलेक्ट करके एक कंसोलिडेटेड बिल बना के इलीगल तरीके से बैक टू बैक पैसे निकालते थे। और इसमें ऑपोजिशन से लेके रूलिंग पार्टी, CM से लेके डेप्यूटी CM सबके नाम थे। 3 बार के बिहार के CM जगन्नाथ मिश्रा से लेके लालू यादव, सबके नामों की लिस्ट पूरे बिहार में फैलने लगी थी। लेकिन असली हल्ला तब हुआ जब CBI ने SB सिन्हा को पकड़ा और SB सिन्हा ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि उन्होंने लालू यादव के साथ साथ 1 करोड़ रुपए नीतीश कुमार को भी दिए थे और बताया कि RK राणा कोऑर्डिनेटर था लालू यादव और इनके बीच में। और कोऑर्डिनेशन के टाइम पे RK राणा एक जिप्सी नंबर BEQ 6260 यूज करता था जो एनिमल हस्बेंड्री के नाम पे थी। इसके साथ साथ इसने यह भी बताया कि ईयर 1990 में SB सिन्हा और RK राणा 1 करोड़ रुपए लेके दिल्ली के हयात होटल में रुके थे, जिसके बाद ये दोनों बिहार भवन पहुंचते हैं और वहां जाके लालू यादव को ये सारे पैसे दे देते हैं। और यही दोनों यानी कि SB सिन्हा और RK राणा जो थे, इनके नाम लालू यादव ने अपनी बेटियों के स्कूल के फॉर्म में लोकल गार्जियन का जो सेक्शन होता है उसमें मेंशन कर रखा था। RK राणा ने लालू की बेटी का जो स्कूल था मायो कॉलेज, इसमें एडमिशन के लिए इन्होंने 40,500 रुपीज का DD बना के भी जमा किया था। तो ये बातें भी जब बाहर आने लगी तो इससे भी लालू यादव को बहुत दिक्कत हुई। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टेट फंड जब अप्रूव होता है तो उसके लिए एक PSC कमेटी होती है जो ऑपोजिशन उसमें होते हैं, जो कि कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो देखते हैं। उसके चेयरमैन बीजेपी के ध्रुव भगत और कांग्रेस के जगदीश शर्मा, इनका भी नाम इसमें आ गया। और 1995 के बिहार असेंबली के इलेक्शन में OP दिवाकर ने इस स्कैम के पैसे से 1.5 करोड़ निकाल के नेताओं को दिए इलेक्शन में लगाने के लिए। ये लोग आम जनता का जो पैसा था मजे से इलेक्शन और अपने पर्सनल यूज में ले रहे थे। ये जो पूरा चारा घोटाला हुआ था, इसमें जो पैसे डिवाइड होने थे अलग अलग ऑफिसर्स और नेताओं में, उसका परसेंटेज भी फिक्स कर दिया गया था। जैसे घोटाला करने के बाद स्टेट फंड से वेंडर कंपनी के अकाउंट में जब पैसा आता था तो वो पैसा 80-20 के रेशियो में डिवाइड होता था। 20% जो फेक वेंडर कंपनी थी वो खुद रखती थी और बाकी का जो 80% पैसा होता था वो इस वेंडर कंपनी को वापस करना होता था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नेताओं में बंटता था। ये जो 80% था इसका भी ब्रेकअप मैं आपको बताता हूं। ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इसमें आप देखोगे 30% DD ऑफिसर्स के पास जाता था और बाकी ये है 48 बिलियन, करीब 940 करोड़ रुपए, जो पैसा बिहार की आम जनता और जानवरों की बीमारी और चारे के लिए यूज होना था, ये सारे लोग मिलके बांट के खा गए इस चारे घोटाले में। और इस चारे घोटाले का जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो 17 साल बाद 30 सितंबर 2013 को आया था, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा होती है और 25 लाख का फाइन लगता है और लालू यादव को 11 साल तक के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। आज की डेट में भी लालू यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हैं। ये जो पूरा चारा घोटाला का जो केस चला, इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी सस्पिशियस कंडीशन में जान चली गई, जैसे AHD सप्लायर हरीश खंडेलवाल, इनकी बॉडी रेल ट्रैक पे मिली थी, मैंने पहले ही बताया था आपको। एनिमल हस्बेंड्री के रीजनल डायरेक्टर AK टूडो पटना की जेल में अपने वार्ड में डेड मिले। फॉर्मर बिहार मिनिस्टर भोलाराम तूफानी अपने आप को ही चाकू से इंजर्ड करके डेड मिले। लाला विश्व मोहन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर को भी स्पीड से आते हुए ट्रक ने कुचल दिया। JN तिवारी ये रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और सबसे लास्ट में इस पूरे स्कैम का जो किंग पिंग था SB सिन्हा, ये भी एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेड मिला। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो ये सारे लोग जेल में हैं, लालू प्रसाद यादव भी जेल में है और
इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग करने के लिए वो कभी कभी बीच में बाहर आ जाते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग ये जेल में है और इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, टूटसी की मदद से आप हर एक टीथ मिसअलाइनमेंट के इशू को फिक्स कर सकते हैं। अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें या विजिट करें टूटसी वेबसाइट। थैंक यू।